उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन के बाद उनके आवास पर पहुंचकर शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी ने चंद्रशेखर प्रधान के परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विधायक चंद्रशेखर एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान जी के निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा। मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई बरसों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। जहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के लिए, इस संबंध में हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक लोगों, उनके परिवार के लोगों सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जो उन्होंने राजनीतिक सामाजिक जीवन में एक बड़े मानदंड स्थापित किए हैं, उनको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। उनकी जो अभिलाषाएँ थी, उनके स्वप्न थे, उन सभी साकार करेंगे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भाग भी लिया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुल 3047 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि देकर सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। और जब आप बोलते हैं, इसमें कभी-कभी ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज 11वीं कॉन्वोकेशन थी संस्कृत विश्वविद्यालय की। आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को पीएचडी और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सॉल्यूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद है। युवा कांग्रेस राष्ट्रव्यापी मुहिम नौकरी दो नशा नहीं की शुरुआत करने जा रही है। इसका पोस्टर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब ने लॉन्च भी कर दिया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में युवाओं को सिर्फ धोखा दिया है। पीएम मोदी का वादा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे। विदेश से काला धन आने की जगह भारी मात्रा में ड्रग्स आ गया है। इस धोखे के खिलाफ यूथ कांग्रेस एक देशव्यापी मुहिम का आगाज भी कर रहा है। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि इस देशव्यापी मुहिम की शुरुआत दिल्ली से होगी। देखिए, 4 तारीख को 11 बजे हम रेंजर्स ग्राउंड से सचिवालय कूच करने का काम करेंगे और नौकरी दो नशा नहीं मुहिम के तहत उस प्रदर्शन के बाद हम हर जिला स्तर पर और ज़मीन पर प्रदर्शन, हर विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि बढ़ता नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। और बढ़ते नशे के कारण आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन एक्सीडेंट्स होकर के बहुत सारे यंगस्टर्स अपनी जान गंवा रहे हैं। अपराध समाज में बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान है कि युवाओं को नशे से दूर किया जाए। सरकार सख्ती से सरकार नशा व्यापारियों को, जो नशे के तस्कर हैं, उन पर सख्ती दिखाए और युवाओं को रोजगार देने का काम करे।
राज्य स्थापना दिवस को लेकर हरिद्वार में मनाए गए दीप महोत्सव को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक लिस्ट को आधार बनाकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दीप, तेल और माचिस समेत अन्य सामग्री की खरीदारी में अनियमितताएं बरती गई हैं। जो लिस्ट वायरल हो रही है उसकी आरटीआई हरिद्वार में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश चंद्र शर्मा ने मांगी है। रमेश चंद्र शर्मा ने ये भी आरोप लगाया है कि मिट्टी के दीपक, तेल, बाती और माचिस तक बाजार से खरीद दामों पर खरीदे गए, लिहाजा उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की है। वहीं मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि दीप महोत्सव के लिए सभी सामग्री प्रशासन की स्वीकृति से खरीदी गई है। जो हरिद्वार में उत्तराखंड स्थापना महोत्सव मनाया गया, इसमें जो आज मुझे आरटीआई में इन्होंने बताया, नगर निगम ने जो दीपोत्सव का खर्चा 70,000 36,000 का इन्होंने बताया, ये एक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम जीवनचर्या में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपक, बत्तियाँ, तिल का तेल ये यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल हर कोई यूज़ करता होगा। मुझे जो जानकारी दी आरटीआई में, दीपक जो इन्होंने दिखाया है 6 रुपये का, आप ललता पुल जाइए वहाँ 2 रुपये से दीपक। मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपये बता रहे हैं, जो कि बाजार में 140, 150, 160 रुपये लीटर है। नोटिंग जो कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने आरटीआई के थ्रू नोटिंग मांगी थी, जो उनको 1 हफ्ते के अंदर हमने उपलब्धि कराई है। उसमें हमने प्रशासनिक स्वीकृति ली थी, जो हमने मार्केट सर्वे करा था, उसके अनुसार जो लागत हमारी आ रही थी, उसके आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी उस राशि की। जो 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीजें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी। उत्तराखंड में सरकार के सशक्त भू कानून के दावे पर विपक्ष और तमाम संगठन सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रदेश में भू कानून की बेहद ज्यादा जरूरत है। उनका कहना है कि नारायण दत्त तिवारी जो भू कानून लाए थे उसको सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिश की, जिसका नुकसान अब देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार को जल्दबाजी न करने हुए एक बुद्धिजीवी का दल बनाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा दल बनना चाहिए जो भू कानून को लेकर अध्ययन कर सके। पहले तो भू कानून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो भू कानून लाए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसको सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिश की, जिसका नुकसान आज सामने देखने को आ रहा है। जो आज सख्त भू कानून लाने की बात करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत के द्वारा लाए गए एक कानून को, जिसमें कहा था कि जिस प्रयोजन से ज़मीन खरीदी गई है, अगर 2 वर्ष में उसमें कार्य नहीं होगा तो हम उस ज़मीन को सरकार में निहित कर लेंगे, उसको बदलने का काम किया। आज वही सरकार सख्त कानून की बात कर रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार को जल्दीबाजी नहीं करते हुए एक ऐसा दल बनाना चाहिए जिसमें सभी किस्म के बुद्धिजीवी, हर बात को मानने वाले बुद्धिजीवी लोगों का एक दल हो, जो विभिन्न राज्यों में जाकर जब भू कानूनों को गठित किया गया, बनाया गया, उसके क्या अच्छे परिणाम आए और क्या दुष्परिणाम आए उसका अध्ययन कर। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन कर जमीन खरीदने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया है कि राज्य में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। जिस व्यक्ति ने एक बार भू कानून का उल्लंघन कर दिया है वो जमीन सरकार में निहित होकर ही रहेगी। कल जाओगे जी? निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि भू माफियाओं के दिल में जो मुख्यमंत्री जी ने जो कड़े फैसले लिए, त्वरित एक्शन लिया है भू माफियाओं के खिलाफ, उसको लेकर एक डर है। और उत्तराखंड की हमारी जो जल जंगल जमीन है उसको इस तरीके से कोई भी बाहर का आदमी नहीं हथिया सकता है। तो इन चीजों को लेकर जो उत्तराखंड का प्रेम हमारे मुख्यमंत्री जी में दिखाई देता है, उसको जो कड़े फैसले उनके दिखाई देते हैं वो दिखाई दे रहा है। और भू माफियाओं के दिल में एक डर है कि इस प्रकार की कार्यवाही करने पर, इस प्रकार की जाल
खबरसाजी करने पर निश्चित तौर पर कड़ा कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी, जो कि हमारे जल जंगल जमीन से खिलवाड़ है। नशे के खिलाफ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने पदयात्रा निकाली है। यात्रा माजरा शेला सकनिया रोड से गदरपुर मेन मार्केट स्थित सनातन धर्म मंदिर में जाकर खत्म हुई। इस दौरान विधायक के साथ हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हुए और नशे के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि क्षेत्र का युवा वर्ग नशे का आदी होते जा रहा है और ऐसे में परिवारों में आए दिन लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। इस पदयात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करना है। जो नशे में लिप्त होकर अपना जीवन खत्म कर ले रहे हैं, तो जिस घर का जवान बच्चा नशे में लिप्त होकर खत्म हो जाए, उस परिवार का जीवन आप समझ सकते हैं। इसके विरुद्ध हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नशे के खिलाफ पुलिस भी आए दिनों तस्करों को पकड़ रही है, बहुत सराहनीय काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नशा जड़ों में हो चुका है। सरकार की मदद के लिए, पुलिस की मदद के लिए जब तक आम जनता खड़ी नहीं होगी और अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाएगी, तब तक हम नशे से हिंदुस्तान को नहीं बचा पाएंगे। भैया मैं देखिए ये बहुत सफल रैली आज निकली है विधायक जी की, और दूसरी बात यह है कि विधायक जी ने किसी के खिलाफ ये रैली नहीं निकाली है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली निकाली है कि लोग अगर जागरूक होकर इस नशे से बचें। और ये नहीं कि उन्होंने किसी इंसान के खिलाफ या किसी विपक्ष के खिलाफ या किसी आदमी के खिलाफ या किसी और उनके खिलाफ वो रैली उन्होंने नहीं निकाली। उन्होंने तो सिर्फ नशा मुक्त उत्तराखंड करने के लिए कि पहले मैं अपने छोटा सा यहाँ उधम सिंह नगर से प्रयास करता हूँ और मुझे नशा मुक्त बनाना है, इस विषय में उन्होंने ये रैली की है। हरिद्वार में निर्धारित समय के बाद शराब की दुकानों और बार खुले रहने पर अब आबकारी विभाग ने सख्ती अपना ली है। साथ ही शादी पार्टियां, होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में बिना अनुमति शराब परोसने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। आबकारी विभाग के डीईओ हरीश जोशी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शादी, जन्मदिन समारोह या अन्य आयोजनों में अगर 5 से ज़्यादा लोग एक जगह शराब पीते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शराब जब्त करने के साथ साथ संबंधित लोगों पर कानूनी मामला भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और इसके आयोजनों पर विभाग ने कड़ी नज़र भी बनाए रखी हुई है। लगातार हम लोगों के द्वारा अपने जो बार और रेस्टोरेंट हैं उनमें लगातार निगरानी की जा रही है और सबको सख्त हिदायत दी गई है किसी भी ग्रुप में 11 बजे के बाद वो अपने बार को नहीं खोलेंगे। अवैध जो दारू पिला रहे हैं होटल या रेस्टोरेंट कोई भी, कि वो अवैध रूप से इस गतिविधि को ना करें। अगर यदि को किसी की वहाँ कोई पार्टी या कोई ऐसा आयोजन है तो विभाग के द्वारा एक दिन का बार अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाता है। FL 11 बहुत इजी प्रोसेस है, सबके लिए अच्छा भी है। वो लीगल तरीके से उसको लें और आराम से दारू पिलाएं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 1 दिसंबर को होने वाली हिंदू महापंचायत की तैयारियों में हिंदू संगठन जुट गए हैं। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन ने महापंचायत की इजाज़त नहीं दी है, पर हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि वो किसी भी हालात में महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में हज़ारों लोगों के आने की संभावना भी है, जिसके लिए गांव, शहर, मोहल्ले में पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि उत्तरकाशी में बनी मस्जिद को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। देवभूमि विचार मंच के बैनर तले 1 तारीख को महापंचायत का आह्वान किया गया है और इसमें तमाम अपने जो धार्मिक संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, धर्माचार्य हैं, कथा वक्ता हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, विभिन्न जो यूनियन है उनके लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की है और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गांव से उस दिन यहाँ पे प्रतिनिधित्व हो जाए, ताकि आगामी रणनीति उसमें तय की जाए कि हमको जो अपना उत्तरकाशी की जो संस्कृति है, उत्तरकाशी के जो मूल जो समाज है उसकी संस्कृति।
विश्व दिव्यांग दिवस यानी 3 दिसंबर को देहरादून और अल्मोड़ा जिले के 6 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनको पुरस्कार भी देंगे, जिनमें विनीता तगाड़ी, गरिमा जोशी, भुवन चंद मिश्रा समेत कई दिव्यांगजन शामिल हैं। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि ये चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया है। ये सम्मान दिव्यांगजनों की मेहनत और संघर्ष की पहचान है। आगामी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस है, तो उसमें हमारे अल्मोड़ा जनपद के 6 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें गरिमा जोशी जो हैं वो दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी के लिए चयनित हुई हैं और विनीता तड़ागी हैं स्वतः स्वरोजगार के लिए दक्ष जो दिव्यांग कर्मचारी हैं। उसमें भुवन चंद मिश्रा, रमेश राम जी का चयन हुआ है। नीमा मटेला और चंदन सिंह भी स्वतः रोजगार के लिए ही चयनित किए गए हैं। तो इन सभी 6 लोगों के लिए हमने 3 दिसंबर को जो देहरादून में प्रोग्राम आयोजित है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा इनको पुरस्कृत किया जाएगा और उसमें हमने इनके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करी है।